नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गोरखनाथ। आज हम बात करेंगे दिल्ली ब्लास्ट पर। दोस्तों, पिछले दिनों दिल्ली के भीड़ भाड़ वाले इलाके में एक भयंकर बम ब्लास्ट हुआ जिसमें 12 लोग मारे गए और 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए। सारी जांच एजेंसियां मौके पर पहुंची और जांच शुरू हो गई। इस ब्लास्ट को लेकर अभी तक मीडिया में आपको जो भी बातें दिखाई गई हैं, जो भी बातें बताई गई हैं, वो सारी हवाई बातें हैं। अब तक ब्लास्ट को लेकर आधिकारिक तौर पर कोई भी जानकारी सामने नहीं आई है। ना तो इसे लेकर सरकार की ओर से कुछ स्पष्ट किया गया है और ना ही हमारी जांच एजेंसियों की ओर से अभी तक इसकी पुष्टि की गई है। ये तो आप सभी को पता है कि ब्लास्ट हुआ था, लेकिन अभी तक यह नहीं पता चल पाया है कि आखिर क्या ब्लास्ट हुआ था। क्या वह आईईडी ब्लास्ट था, आरडीएक्स ब्लास्ट था, बम ब्लास्ट था या फिर कुछ और? अभी तक यह कुछ भी क्लियर नहीं हुआ है। सरकार मीटिंग्स पर मीटिंग्स कर रही है। मोदी जी अगले ही दिन भूटान की यात्रा पर निकल गए और भूटान की धरती से अंजाम भुगतने की धमकी दे रहे हैं। अरे महानुभाव, जब आप देश में थे, दिल्ली में थे, तभी आपके आवाज से 10 किलोमीटर दूर ही लाल किले के पास ब्लास्ट हो जाता है और वहां मौजूद बेगुनाह लोग मारे जाते हैं। गृह मंत्री तुरंत घटनास्थल पर फोटो शूट कराने पहुंच गए, अस्पताल पहुंचे, पीड़ितों से मुलाकात की और दूसरी ओर खबर यह भी थी कि घायलों को अस्पताल ले जाने के लिए एम्बुलेंस तक नहीं मिल रहा था। तालिबान को दर्जनों एम्बुलेंस फ्री में देने वाली हमारी भाजपा सरकार ब्लास्ट में घायल हुए लोगों को एम्बुलेंस तक मुहैया नहीं करा पाई। घटना वाली रात में कई मीटिंग्स हुई और जांच एनआईए को सौंप दी गई। एनआईए सीधे तौर पर गृह मंत्रालय के अधीन काम करता है। करीब 48 घंटे बाद भी अभी तक एनआईए की जांच रिपोर्ट सामने नहीं आई है और अभी तक ब्लास्ट को लेकर कुछ भी स्पष्ट नहीं है। कोई कह रहा है कि अमोनियम नाइट्रेट के कारण ब्लास्ट हुआ, कोई कह रहा है अभी बम विकसित ही नहीं हुआ था और लोकेशन चेंज करने के दौरान रास्ते में ही बम फट गया। हर कोई अपने हिसाब से इसे लेकर थ्योरी गढ़ रहा है और सरकार की चुप्पी पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। क्या हम दुनिया से इतने पीछे चल रहे हैं कि अभी तक हमें ब्लास्ट का सुराग तक नहीं पता चला? ब्लास्ट वाले दिन पीएम मोदी ने ट्वीट करते हुए दुख जताया, लेकिन अगले ही दिन वो भूटान की यात्रा पर निकल गए। सोचिए कि देश की राजधानी दिल्ली में एक बड़ा ब्लास्ट हो गया, इतने लोग मारे गए। केंद्रीय नेताओं और अधिकारियों के घर से ब्लास्ट की दूरी 10 से 12 किलोमीटर की भी नहीं है। सारी जांच एजेंसियों के ऑफिस उसी रेडियस में ही है, लेकिन देश की सुरक्षा दुरुस्त करने और उस पर नजर रखने की बजाय पीएम मोदी जन्मदिन मनाने भूटान पहुंच गए और भूटान की धरती से गरज रहे हैं, कह रहे हैं कि दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। प्रचार मंत्री जी, इस संकट की घड़ी में जब आतंकियों के निशाने पर दिल्ली है, दिल्ली में बम ब्लास्ट हो रहा है, दिल्ली के साथ साथ पूरे देश के लोग डरे हुए हैं, लोगों को उनके सवालों के जवाब नहीं मिल रहे हैं, ऐसे संकट की घड़ी में आपका दिल्ली में होना जरूरी था। लेकिन ऐसा लग रहा है कि आपकी विदेश घूमने की चाहत इस पर भी भारी पड़ गई और देश की सुरक्षा ही आपकी प्राथमिकता है। बावजूद इसके आपने भूटान का दौरा रद्द नहीं किया। ये वही मोदी जी हैं जो 26/11 के हमले के बाद मुंबई पहुंच गए थे और ताज होटल के सामने खड़े होकर पॉलिटिक्स करना शुरू कर दिया था। ये वही मोदी जी हैं जो पिछली सरकारों के समय ऐसे मामलों पर कुर्ता फाड़ने लगते थे, लेकिन आज जब अपनी सरकार पर बात आई तो मोदी जी रफू चक्कर हो गए। गौर करने वाली बात है कि ब्लास्ट वाले दिन मोदी जी ने संवेदना जताने में भी पॉलिटिक्स कर दिया। जी हां, आप देखिए, उन्होंने ब्लास्ट वाले दिन एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने दिल्ली में रहते हुए ब्लास्ट वाली घटना पर अपना शोक व्यक्त किया, लेकिन यह ट्वीट पूरी तरह से इंग्लिश में था। लेकिन अगर उनकी प्रोफाइल पर आप अगला ट्वीट देखें तो वह ट्वीट पूर्ण रूप से हिंदी में है। अगले दिन बिहार में चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग थी और मोदी जी भूटान में थे। बावजूद इसके उन्होंने शुद्ध हिंदी में ट्वीट कर लोगों से वोट की अपील की। ऐसे में लोग यह कह रहे हैं कि मोदी जी ने दिल्ली ब्लास्ट पर दुख जताकर अपना पल्ला झाड़ लिया। अगले दिन अगले ही पल अपनी राजनीति चमकाने में लग गए। आपको ध्यान होगा कि दुनिया में नवंबर में हमलों का इतिहास रहा है। 9/11 का हमला आपको याद होगा। 26/11 जैसे बड़ा हमला भारत पहले से ही भुगत चुका है। बावजूद इसके नवंबर को लेकर हमारी जांच एजेंसियों की तैयारी क्या थी? यह एक बड़ा सवाल है। देश की राजधानी में ब्लास्ट हो रहे हैं और हमारे देश की खुफिया एजेंसियां क्या कर रही हैं, इस पर भी लगातार सवाल उठ रहे हैं और जनता की ये सवाल जायज भी हैं। हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार साहब अजीत डोभाल जी कहते हैं कि 2013 के बाद से भारत में कोई बड़ा आतंकी हमला नहीं हुआ है। शायद इनका उतावलापन ही भारत के विनाश की कहानी लिख रहा है। डोभाल साहब के इस अति आत्मविश्वास के कारण ही आज हमारी एजेंसियां देश के भीतर हो रहे ऐसे हमले को रोकने में नाकाम साबित होती दिख रही हैं। 2013 के बाद से भारत ने 2016 में हुआ उरी आतंकी हमला, 2019 में हुआ पुलवामा आतंकी हमला,
अप्रैल 2025 में हुआ पहलगाम आतंकी हमला और अब नवंबर 2025 में हुए दिल्ली ब्लास्ट जैसे कई हमले देखे हैं। लेकिन अजीत डोभाल जी की नजरों में ये हमले काफी छोटे मोटे हैं। एनएसए जैसे पद पर बैठा व्यक्ति जो सीधे प्रधानमंत्री को राष्ट्रीय सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा और विदेश नीति से जुड़े सभी संवेदनशील मामलों पर सलाह देते हैं, रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के बीच समन्वय बनाते हैं, जिसे रॉ और आईबी जैसी एजेंसियां सीधे रिपोर्ट करती हैं, जिसके पास पूरे खुफिया विभाग का नियंत्रण है, वह आदमी ऐसे बेमतलब का बयान कैसे दे सकता है? मोदी जी के शासन में इन्हें तीसरी बार राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनाया गया है, लेकिन देश की सुरक्षा तो छोड़िए, भारत की राजधानी भी अब सुरक्षित नहीं नजर आ रही है। दिल्ली में हुआ यह ब्लास्ट सीधे तौर पर हमारी एजेंसियों की नाकामी है। पहलगाम में आतंकी आए और निर्दोष लोगों को मारकर चले गए, हमारी सुरक्षा एजेंसियों को पता तक नहीं चला। दिल्ली में ब्लास्ट हो गया, इसकी जानकारी भी हमारी एजेंसियां जुटाने में असमर्थ रही। जिस रॉ की गिनती इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद के साथ होती है, वह रॉ भारत में होने वाले हमलों को रोकने में असमर्थ नजर आ रहा है। भारत पर कोई भी बाहरी खतरा आने से पहले उसकी जानकारी जुटाना रॉ का काम है, लेकिन हम यहां भी नाकाम साबित होते दिख रहे हैं। जिस इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी का गठन ही देश के अंदर खुफिया जानकारी जुटाने, आतंकवाद, उग्रवाद, जासूसी और राजनीतिक हिंसा जैसी गतिविधियों पर निगरानी, आंतरिक सुरक्षा की रक्षा करने और सुरक्षा एजेंसियों को सूचना देने के लिए बनाया गया था, वो आईबी अपने उद्देश्य से भटकी नजर आती है। आईबी जो जानकारी इकट्ठा करती है उसे गृह मंत्रालय, सेना, पुलिस और अन्य एजेंसियों को देती है ताकि वो कार्रवाई कर सके, लेकिन हमारी आईबी हर बार फेल नजर आ रही है। ऐसा लग रहा है सरकारी नियंत्रण में ढील ने इन एजेंसियों को भी शिथिल बना दिया है। विपक्षी पार्टियों की ओर से भी इस गंभीर सुरक्षा चूक पर सरकार से जवाब मांगा जा रहा है और साथ ही खुफिया एजेंसियों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि दिल्ली में हुए इस ब्लास्ट ने हर किसी को हिला कर रख दिया है। दिल्ली में लोग बाहर निकलने से भी बच रहे हैं। कौन सी गाड़ी ब्लास्ट हो जाए, कब किस पर हमला हो जाए, यह कोई नहीं जानता। लोगों के मन में ऐसे सवाल आ रहे हैं और लगातार आ रहे हैं कि हमारी एजेंसी और हमारी सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है और घटना के 48 घंटे के बाद भी अभी तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई है। शुरुआत में सीएनजी ब्लास्ट का रोना रोया जा रहा था, लेकिन धीरे धीरे चीजें स्पष्ट हो गई। यह सीएनजी ब्लास्ट हो ही नहीं सकता, क्योंकि गाड़ियों में सीएनजी ब्लास्ट होने से इतनी क्षति कभी नहीं देखी गई है। हम भी लंबे समय तक यही सोच रहे थे कि सरकार और एजेंसियों की ओर से चीजें स्पष्ट होंगी, सारी चीजें क्लियर होंगी, तब ब्लास्ट से जुड़ी सच्चाई हम आपके सामने रखेंगे। लेकिन सरकार क्या कर रही है, क्या सोच रही है, इसे कौन सा एंगल देने का काम हो रहा है, यह कोई नहीं जानता। जैसे जैसे एनआईए की रिपोर्ट में देरी हो रही है, लोगों की धड़कनें बढ़ती जा रही हैं। सरकार और एजेंसियों के इस नाकामी को लेकर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और साथ ही दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।